हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अपन हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। एलर्जी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले अपन बेसिक्स के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखो, दो साइंटिस्ट रहे हैं, एक तो नाम है पॉल पोर्टर और एक चार्ल्स रिचेट। इन दोनों ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया हाइपर सेंसिटिविटी का फिनोमिनन। अब ये हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आप समझिए। मान लीजिए कि कोई भी एंटीजन है, एंटीजन ये हो सकता है कोई डस्ट का पार्टिकल हो सकता है फूड के अंदर कोई केमिकल हो सकता है ये कोई इंसेक्ट हो, या हो सकता है कोई लेट्स से बैक्टीरिया हो या वायरस हो। बट ये जो एंटीजन है वो या तो नॉन टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक, या फिर वो वेरी लेस टॉक्सिक है, वेरी लेस टॉक्सिक। समझिएगा बात को। एक एंटीजन है जो कि टॉक्सिक है ही नहीं, यानी जिसे बहुत ज्यादा सीरियस लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जब ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर गया तो हमारे इम्यून सिस्टम ने जरूरत से ज्यादा रेस्पॉन्ड कर दिया। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि फ्रेंड्स के बीच में या फैमिलीज के बीच में कोई ऐसी छोटी बात हो जाती है जो कि उतनी ज्यादा मैटर करती भी नहीं थी, बट सामने वाला जरूरत से ज्यादा रेस्पॉन्ड कर जाता है, गुस्सा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कर बैठता है, उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो एक ऐसा एंटीजन है जो कहने को डस्ट पार्टिकल हो सकता है, जो कहने को कोई फूड का केमिकल हो सकता है, वो हमारी बॉडी में गया और बॉडी ने क्या किया, एक इनएप्रोप्रिएट विग्रस इम्यून रेस्पॉन्स दिया, इम्यून रेस्पॉन्स। और इस रेस्पॉन्स का रिजल्ट ये निकला कि या तो हमें इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन, या फिर सेल डेथ हो गई। इन्हें कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी। समझ में आई बात? जरूरत से ज्यादा एक रेस्पॉन्स चला गया जिसकी जरूरत थी नहीं उतनी, बट दे दिया, तो उसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। अब जैसे लेट सपोज डस्ट पार्टिकल है, धूल का कण है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको डस्ट से बिल्कुल एलर्जी नहीं है, वो आराम से सड़कों पे भी घूम सकते हैं, वो खेतों में भी काम कर सकते हैं, वो घरों में भी आराम से रह लेते हैं। कुछ मेरे जैसे ऐसे इंसान भी हैं जिनको अगर घर में झाड़ू भी लग रही है और उस समय यदि मैं वहां पे हूं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा दिन भर जो है वो आंखों में जलन, खुजली, पानी आना, इस तरीके की कंडीशंस रहती है, एलर्जी है। अब वो डस्ट पार्टिकल को मैं ये नहीं कह सकता कि वो टॉक्सिक है मेरे लिए, क्योंकि वही डस्ट पार्टिकल मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है। मैं यदि बिना मास्क के रोड पे चला जाऊं तो पक्का मुझे स्नीजिंग बहुत जोर से स्टार्ट हो जाती है, आंखों के अंदर से पानी आना। तो वो डस्ट बाकी लोगों के लिए भी तो है, उनको तो कुछ नहीं कर रही। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मूंगफली खाने से एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे में हम उस एंटीजन को टॉक्सिक की कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो टॉक्सिक तो है नहीं। देखो, बट हाँ उससे प्रॉब्लम हुई है, वो अलग बात है। तो हाइपर सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? जब कोई नॉन टॉक्सिक एंटीजन बॉडी में जाता है तो बॉडी इमीडिएट रेस्पॉन्ड करती है, जरूरत से ज्यादा रेस्पॉन्ड करती है,
तो उसे हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अब हाइपर सेंसिटिविटी को दो टाइप्स में पहले तो डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन अक्रेंस, मतलब जब एंटीजन बॉडी में गया तो उसके कितनी देर बाद में स्टार्ट हुई। तो दो कौन सी है, एक तो इमीडिएट हो गई और एक डिले हो गई। तो पहले टाइप की है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी और दूसरा है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। सो ये दो टाइप के होते हैं। अब जो पहला है नाम से स्पष्ट है, पहला वाला विद इन फ्यू आवर्स स्टार्ट हो जाता है, 1 घंटे में 2 घंटे में स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट्स विद इन फ्यू आवर्स। और जो दूसरा है इट स्टार्ट्स इन 1 to 3 days। तो ये हुआ अपने पास में एक बार के लिए हाइपर सेंसिटिविटी के दो टाइप। अब यदि हम ब्रॉड कैटेगरी के अंदर बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। चारों से भर भर के सवाल पूछे जा सकते हैं, कहने को बहुत आसान भी है। देखो टाइप 1 वाली हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, जो मैंने अभी तक आपको बताई थी ना, जो मैंने मेरा केस लेके बताया वो टाइप 1 है। जब कोई ऐसा एंटीजन बॉडी में जाता है तो बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ई, एंटीबॉडी ई, आईजीई की अमाउंट बढ़ जाती है और वो आईजीई किस तरीके से रेस्पॉन्ड देती है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में। तो पहली जो हमारी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, इट इज मीडिएटेड बाय आईजीई। आईजीई है वो मीडिएट करती है। आईजीई एक्टिवेट करती है मास्ट सेल्स को या बेसोफिल सेल्स को, बेसोफिल सेल्स को। और ये सेल्स जो हैं वो हिस्टामिन रिलीज करती हैं, सेरोटोनिन रिलीज कर सकती हैं, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज कर सकती हैं। मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। जो पहले टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है, इट अकर्स ड्यू टू डस्ट पार्टिकल लाइक पोलन ग्रेन्स, फूड एलर्जेंस, यानी कोई ऐसे पदार्थ हैं जो फूड के अंदर है और उनसे अपने को हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए। तो पहला केस हो गया हमारा ये। दूसरा वाला केस देखो टाइप 2। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी कब होती है? ये तब होती है जब आईजीएम और आईजीजी एंड आईजीएम ये दोनों किसी तरीके से काम करती हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, जो होस्ट की सेल होती है ना, होस्ट सेल, उस सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजेंस लगे होते हैं। ये कोई बाहर का वैसे एंटीजन नहीं है, ये एंटीजेंस है और इनके अगेंस्ट ये स्टार्ट होती है। अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम चालू होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम चालू होगा तो सेल की डेथ होती है, लास्ट में मैक बनता है वो। तो ये टाइप 2 के बारे में है। ऐसी कोई हाइपर सेंसिटिविटी जो किसी सेल की सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन के कारण होती है,
अब टाइप 3 देखो, टाइप 3 होती है ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी के अंदर जब कोई फॉरेनर पार्टिकल्स आते हैं, कोई दूसरे का कोई प्रोटीन डाल दिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म का, कोई किसी का सीरम डाल दिया, तो उसकी वजह से होती है ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ फॉरेन सीरम प्रोटीन्स। दूसरे के सीरम प्रोटीन्स है, उनकी वजह से ऐसा होता है। तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट्स है वो एक्टिवेट होती हैं, बात करेंगे अपन, सारी डिटेल में बात करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेनी आपको। अब फिर उसके बाद में चौथा जो टाइप आता है वो टाइप आएगा आपका डिलेड वाला। चौथा जो है इसको बोलते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। देखो इसको शॉर्ट में DTH बोलते हैं, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी ऑल्सो नोन एज DTH, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। इस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्या होता है, टी सेल एक्टिवेट होती है बाय द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। तो टी सेल्स का एक्टिवेशन होता है और इनके एक्टिवेशन से ये सेंसिटिविटी आती है, हाइपर सेंसिटिविटी आती है। मैं आपको आराम से डिटेल में सारी चीजें बताने वाला हूं। अब इन सब के बाद में एक बार ऐसे ही देख लो, कोई बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, अपन डिटेल में और अच्छे से बात करेंगे। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, ये किसकी वजह से है, ये कोई एलर्जन स्पेसिफिक IgE है और ये कोई एलर्जन है। एलर्जन का मतलब जिससे एलर्जी होती है, वो डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई पोलन ग्रेन हो सकता है, ऐसा कुछ भी। और ये अल्टीमेटली मास्ट सेल या बेसोफिल सेल को एक्टिवेट करेगा और इसकी वजह से बेसोफिल सेल या मास्ट सेल है वो बहुत सारे कुछ केमिकल रिलीज करेगी। वो केमिकल मैंने बोला था, हिस्टामिन हो सकता है, सेरोटोनिन हो सकता है, ल्यूकोट्राइन हो सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो सकते हैं, बहुत सारी है, बताऊंगा मैं आपको क्या है। टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि जब IgG या IgM है वो काम करती है, एक सेल है और उस सेल के ऊपर एंटीजन लगा हुआ है, तो सेल सरफेस के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके काम करेगी। फिर टाइप 3 आती है। टाइप 3 जब कोई बॉडी के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी चालू हो सकता है और कई और तरीके भी हैं। और फाइनली टाइप 4 है जो टी सेल की हेल्प से, ये टी सेल है उसकी हेल्प से चालू होती है। अपन बात करेंगे एक एक करके। नेक्स्ट देखो, एक टर्म आता है एलर्जी। एलर्जी किसे कहेंगे, एलर्जी की कंडीशन क्या होती है। 1906 की बात है और 1906 के अंदर जो है वो दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है परक्विट। उन्होंने ये देखा कि एक बच्चे के अंदर एंटीजेंस की वजह से इम्यून रेस्पॉन्स ना आकर के जो खुद की उसकी सेल्स है वो डैमेज हो गई, दैट इज नॉन एज एलर्जी। एक सिंपल सी बात समझो, जैसे मान लो अपने को यहां पे कुछ इंफेक्शन हुआ और उस इंफेक्शन से इम्यून रेस्पॉन्स तो आया नहीं और यहां की जो सेल्स है स्किन की, ये सेल्स की डेथ हो गई और यहां पे एक दाद टाइप का सा कुछ बन गया, दैट इज नॉन एज एलर्जी। तो देखो एलर्जी को फर्स्ट टाइम किसने रिकॉग्नाइज किया, फर्स्ट टाइम 1906 की बात है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है पिरक्विट।
और इन्होंने एक चीज देखी। इन्होंने क्या देखा, रेस्पॉन्स टू some antigens resulted in damage of host cells, rather than a protective response। कोई रेस्पॉन्स आए उसकी बजाय तो यहां पे ये नौटंकी हो गई कि खुद की सेल्स हैं उन्हीं की डेथ हो गई, इसे कहा गया एलर्जी। अब अपन बात करते हैं टाइप 1 एलर्जी की कैसे होती है और इसमें क्या सिग्नलिंग वगैरह चलती है, सारी चीजें देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसके बारे में। देखो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आईजीई की वजह से आती है और इसके अंदर जो एंटीजन होता है वो मल्टी वैलेंट होता है, एक से ज्यादा जगह से उससे आईजी जुड़ सकती है। जैसे अस्थमा होता है, जैसे हे फीवर होता है पोलन ग्रेन की वजह से, एम्ब्रोसिया प्लांट के पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो इसमें अपन छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं, जैसे इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी इस्तेमाल होती है, मीडिएटेड बाय आईजीई, और जो एंटीजन होता है वो मल्टीवैलेंट होता है, मल्टीवैलेंट टाइप का होता है। जो मोस्ट कॉमन टाइप के एलर्जीज होते हैं वो यही हैं, मोस्ट कॉमन। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक है एलर्जिक रिनाइटिस, इसे बोलते हैं हे फीवर। एक है अस्थमा, एक है एटोपिक डर्मेटाइटिस, स्किन रिलेटेड है ये, इसको बोलते हैं इजेमा। और बहुत सारी फूड एलर्जीज भी हैं, फूड एलर्जीज। तो ये सारी की सारी अपने होती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो आईजीई है उसकी कंसंट्रेशन सीरम में सबसे कम होती है। नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर आईजीई की कंसंट्रेशन सबसे कम है, नॉर्मली लीस्ट कंसंट्रेशन, सबसे कम कंसंट्रेशन है। और जब एलर्जी आती है, एलर्जी होती है तो ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब वो जरूरत के अनुसार होगी कि कितनी इंक्रीज होगी, जितनी एलर्जी उसके हिसाब से होगा तो उस हिसाब से एलर्जी हो जाएगी, मतलब ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। एक टर्म आता है एटोपी। एटोपी का मतलब क्या है? देखो एटोपी इस कंडीशन को बोलते हैं कि जब कोई इंडिविजुअल जेनेटिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है किसी एलर्जी को लेकर के, यानी कि मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसको थोड़ी सी टेम्परेचर कम होते ही बीमार पड़ जाता है, मतलब हल्का सा टेम्परेचर कम हुआ और वो 100% बीमार पड़ेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एटोपी। एटोपी का मतलब होता है ए कंडीशन in which individual is
जेनेटिकली susceptible to एलर्जीज, वो जेनेटिकली ससेप्टिबल होता है एलर्जीज के लिए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एटोपी। अब जैसे अपने को कुछ एलर्जेंस के एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे प्लांट के पोलन ग्रेन्स है, एक राई ग्रास है, एक रैगवीट है, टिमोथी ग्रास है, ब्रिच ट्री है, इनके पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। कुछ ड्रग्स भी हैं जैसे पेनिसिलिन है, सल्फोनेमाइड्स हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, इनसे सैलिसिलेट्स हैं, इनसे भी एलर्जी होती है। कौन कौन से फूड से एलर्जी होती है? किसी को नट से होती है, किसी को सी फूड से होती है, किसी को एग से होती है, कईयों को मूंगफली से होती है, इवन कईयों को मिल्क से एलर्जी होती है। और इंसेक्ट प्रोडक्ट्स है जैसे बी वेनम है, अगर मधुमक्खी काट ले हमको तो उसका जो जहर है उससे भी एलर्जी होती है, ऐसे वास्प वेनम वगैरह वगैरह। तो ये कुछ सेलेक्टेड टाइप के एलर्जेंस दे रखे हैं। एक बार आप ये देख लो कि ये सब कॉमन है और इनकी जो एलर्जी होती है वो एलर्जी मोस्ट कॉमनली होती है और वो IgE से होती है, और ये टाइप 1 का एग्जाम्पल है। अब अपन बात करते हैं कि ये IgE आखिर काम कैसे करती है। देखो, काम करने का मैं तरीका समझाता हूं। मान लीजिए कि ये कोई एलर्जन है, ये है एलर्जन, ठीक। अब इस एलर्जन को पहचानने का काम करेगी IgE, ये IgE है, IgE इसने पहचान लिया। अब आपको याद हो तो आपको मैंने बताया था कि जो एंटीबॉडी होती है, उन एंटीबॉडी का हैवी चेन का जो निचला हिस्सा है इसे बोलते हैं FC रीजन। ये FC रीजन है, राइट। अब बस काम की बात यह है, काम की बात यह है कि जो FC रीजन है, उस FC रीजन का जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर पाया जाता है मास्ट सेल पे, बेसोफिल पे, यानी ग्रेनुलोसाइट्स के ऊपर इसका रिसेप्टर पाया जाता है। ये है FC रिसेप्टर। किसकी FC का? IgE की। IgE की हैवी चेन को एप्सिलॉन हैवी चेन बोलते हैं, आपको याद हो तो। एंटीबॉडी A होती है, उसकी हैवी चेन को अल्फा बोलते हैं, G को गामा बोलते हैं, M को म्यू बोलते हैं, D वाली को डेल्टा बोलते हैं। तो ये FC एप्सिलॉन एप्सिलॉन रिसेप्टर 1 है, यानी ये है रिसेप्टर फॉर FC ऑफ IgE हैवी चेन, जिसका नाम है एप्सिलॉन। इसका रिसेप्टर है। पहले एंटीबॉडी बाइंड करेगी एलर्जन से, फिर एंटीबॉडी का रिसेप्टर मास्ट सेल या बेसोफिल सेल के पास में है, ये मास्ट या बेसोफिल सेल। अब इस मास्ट या बेसोफिल सेल में क्या होता है, इसके अंदर एक सिग्नलिंग चलती है, और जब सिग्नलिंग चलती है तो इसके जो ग्रेनुलोसाइट्स, जो ग्रेनुअल्स हैं, वो ग्रेनुअल्स आगे जाके फ्यूज हो जाते हैं और ये अपने अंदर से मटेरियल बाहर निकाल देते हैं। ये मटेरियल, इसे मीडिएटर केमिकल बोलते हैं, ये हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन हो सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीग्रेनुलेशन। डीग्रेनुलेशन का मतलब क्या हो गया?
रिलीज ऑफ ग्रेनुअल मटेरियल, रिलीज ऑफ ग्रेनुअल मटेरियल, जो ग्रेनुअल मटेरियल है उसका रिलीज होना, उसे हम कहते हैं डीग्रेनुलेशन। तो वो डीग्रेनुलेशन हो जाएगा आराम से यहां पे, ये होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं फॉर IgE। रिसेप्टर्स ऑफ IgE कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? देखो, पहला रिसेप्टर है FC एप्सिलॉन R1, ये है हाई एफिनिटी रिसेप्टर, हाई एफिनिटी रिसेप्टर। ठीक, तो यही काम आता है एलर्जी वाली प्रोसेस के अंदर। दूसरा रिसेप्टर है, इसे कहते हैं FC एप्सिलॉन R2, FC एप्सिलॉन R2। ये जो रिसेप्टर है ये लो एफिनिटी रिसेप्टर है, लो एफिनिटी रिसेप्टर, ये लो एफिनिटी का रिसेप्टर है, ये कम काम आता है। तीसरा रिसेप्टर है FC एप्सिलॉन R3 रिसेप्टर। ये रिसेप्टर इनहिबिटरी रिसेप्टर है, इनहिबिटरी रिसेप्टर। इनहिबिटरी रिसेप्टर से क्या मतलब है? देखो, जब IgE मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं चाहिए, जब IgE मीडिएटेड रेस्पॉन्स नहीं चाहिए, उस कंडीशन के अंदर ये रिसेप्टर रिसेप्टर 1 के साथ में जुड़ता है और जुड़ने के बाद में उसको काम करने से रोकता है। ये क्या करता है? बाइंड्स विथ FC एप्सिलॉन R1 एंड इनहिबिट या प्रिवेंट इट्स फंक्शनिंग, और उसकी फंक्शनिंग को रोक देता है, उसको काम नहीं करने देता। तो इस प्रकार से ये रिसेप्टर है वो रेगुलेशन का काम कर रहा है। ये रिसेप्टर करता है रेगुलेशन ऑफ IgE रेस्पॉन्स। ये IgE का जो रेस्पॉन्स है उसका रेगुलेशन करने का काम करता है। तो ये हुआ अपने पास में रिसेप्टर्स के बारे में। अब एक बार आप ये देखो, ये 2 तरीके के रिसेप्टर्स हैं। ये तो है R1 हाई एफिनिटी रिसेप्टर और ये है R2 लो एफिनिटी रिसेप्टर। इसको CD23 भी बोलते हैं। कुछ नहीं याद रखना इसके अंदर, बस ऐसे ही दिखा दिया आप लोगों को। 2 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। ये प्रोसेस समझो डीग्रेनुलेशन की प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले कोई बी सेल थी और इस बी सेल के ऊपर कोई एलर्जन आया और ये एंटीबॉडी जो है वो IgM और IgG है। इसने टी सेल की हेल्प ली और टी सेल की हेल्प लेने के बाद में ये डिफरेंशिएट हुई मेमोरी सेल में और प्लाज्मा सेल में। अब ये जो प्लाज्मा सेल है वो एलर्जन स्पेसिफिक IgE बनाती है। हमारी कहानी की शुरुआत यहां से हो रही है। ऊपर आपको यह बताया है कि कैसे प्लाज्मा सेल बनी, वो तो प्रोसेस अपन बहुत बार देख के आ चुके हैं कि कैसे बनती है, बट होता क्या है उसके बाद में, वो वाली बात है। जब IgE बन जाती है तो IgE किसी एंटी से एलर्जन से बाइंड करेगी और इसका रिसेप्टर जो है वो सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल के पास में है, तो मास्ट सेल पे जाके ये चिपक जाएगी, फिर इससे आके एंटीजन चिपकेगा और ये एंटीजन के चिपकने से देखो बहुत सारा मटेरियल रिलीज हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीग्रेनुलेशन। जो ग्रेनुअल्स होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर, उनका मटेरियल बाहर निकल गया। ये इतनी सारी सेल्स हैं
इनके साथ में होता है हिस्टामिन, हेपारिन, प्रोटीएजेस, ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं। तो ये हुआ। अब देखो सिग्नलिंग पाथवे बताता हूं आईजीई का। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं याद रखना सिग्नलिंग पाथवे, जितना मैं सिंपल बता रहा हूं आप भी उतना सिंपल वे में याद रखो। देखो क्या होता है सिग्नलिंग पाथवे के अंदर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये एफसी रिसेप्टर है, तो डेफिनेटली ये कोई मास्ट सेल या बेसोफिल सेल है, बेसोफिल और मास्ट सेल। ठीक है, ये है एफसी एप्सिलॉन रिसेप्टर 1, इनके ऊपर आईजीई जुड़ी है और उसके ऊपर एंटीजन जुड़ा है। अब इसका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकलेगा, एक तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सॉरी एक तो ये काइनेज है, ये एक्टिवेट होता है SYK, इसका नाम याद करो SYK काइनेज एक्टिवेट होता है। दूसरा ये प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है, मैप के वाला पाथवे एक्टिवेट होता है, उसको भूल जाओ। इस पाथवे के अंदर लास्ट में 3 रेस्पॉन्स आते हैं। पहला रेस्पॉन्स है डीग्रेनुलेशन का, जो मैंने अभी बताया आपको। दूसरा रेस्पॉन्स है साइटोकाइंस का, डीग्रेनुलेशन में केवल हिस्टामिन, हेपारिन वही रिलीज नहीं होते, साइटोकाइंस भी रिलीज होते हैं। और तीसरा रेस्पॉन्स है एराचिडोनिक एसिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो टूट के ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये सब बनाता है। तो इस आईजीई मीडिएटेड सिग्नलिंग में क्या रिजल्ट निकल रहा है उतना सा याद रखो, डीग्रेनुलेशन होगा, साइटोकाइन रिलीज होंगे, और एराचिडोनिक एसिड है वो टूटेगा, और उसके टूटने से ल्यूकोट्राइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो बन जाते हैं। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ये 3 रेस्पॉन्स आते हैं इसमें। जैसे कुछ और प्रिंसिपल मीडिएटर्स दे रखे हैं, क्या रिलीज होता है, जैसे हिस्टामिन और हेपारिन रिलीज होता है। हिस्टामिन और हेपारिन क्या करते हैं, ये वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं और ये स्मूथ मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन में काम आते हैं। सेरोटोनिन भी रिलीज होता है, ये स्मूथ मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर काम आता है। इयोसिनोफिल है, कीमोटैक्टिक फैक्टर है, वो इयोसिनोफिल को अपनी ओर बुलाता है। न्यूट्रोफिल, कीमोटैक्टिक फैक्टर न्यूट्रोफिल को अपनी ओर बुलाता है। ये सारे के सारे कौन रिलीज कर रहा है, सारे के सारे रिलीज कर रहा है वही बेसोफिल सेल या मास्ट सेल। इसके अलावा जैसे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, मान लो कहीं चोट लग गई हो तो वहां प्लेटलेट जमा कराएंगे। ल्यूकोट्राइन से ये वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ाता है, पल्मोनरी स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये पल्मोनरी स्पेशली लंग्स के केस में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, एक तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन करता है और पल्मोनरी स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी करता है। एक ब्रेडिकाइनिन होता है, वो इंक्रीज करता है वेस्कुलर परमिएबिलिटी और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। इसके अलावा साइटोकाइंस में L1, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 4, 13, 3, 5, 6, 8, 9, 10 और ये TNF अल्फा, TGF बीटा, ये सारे रिलीज होते हैं। इनके भी अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, तो वो सारी चीजें यहां पे हैं। ये बेसोफिल है वो रिलीज करेगी। हिस्टामिन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हिस्टामिन जो है वो कैसे बनता है। एक नॉर्मल अमाइनो एसिड है जिसका नाम है हिस्टिडिन, हिस्टिडिन अमाइनो एसिड। ये जो हिस्टिडिन अमाइनो एसिड है इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी इसका COO ग्रुप है वो CO2 के रूप में निकल जाता है और ये बनता है हिस्टामिन। बन गया। अब ये जो हिस्टामिन है इसके 4 रिसेप्टर्स होते हैं, एक्स वाया 4 रिसेप्टर्स।
कौन कौन से हैं? H1 रिसेप्टर, ये होता है मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। दूसरा होता है H2 रिसेप्टर, तीसरा है H3 रिसेप्टर, चौथा है H4 रिसेप्टर। ये सारे के सारे रिसेप्टर्स टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं, टिश्यू स्पेसिफिक, यानी कि अलग अलग सेल्स पे, अलग अलग टिश्यू में होंगे, हर जगह पे नहीं मिलेंगे। बाकी हिस्टामिन का काम क्या है? हिस्टामिन का काम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको उस टेबल के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल्स का, तो ये इसका काम होता है। अब हम दो तरीके के रिएक्शंस पढ़ते हैं, एक तो है सिस्टेमेटिक एनाफाइलेक्सिस। सिस्टेमेटिक एनाफाइलेक्सिस का मतलब हो गया कि जब एक स्पेसिफिक टारगेट साइट पे जाके काम करना होता है, वो सिस्टेमेटिक तरीके से होता है। इफेक्ट ऑफ एलर्जी अकर्स एट स्पेसिफिक साइट ओनली। केवल स्पेसिफिक साइट है, उसी के ऊपर वो स्पेसिफिक इफेक्ट आता है, ठीक, इसे कहते हैं सिस्टेमेटिक एनाफाइलेक्सिस। दूसरा लोकलाइज्ड, जब केवल लोकल एरिया के अंदर, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू लोकल एरिया, लोकल एरिया के अंदर ही आता है इफेक्ट और कहीं नहीं आता, वो स्पेसिफिक साइट पे जाके आता है। और तीसरा है फूड एलर्जी, तो कई सारे फूड है, मैनी फूड्स कंटेन chemicals that can cause allergy। जैसे देखो ये लिस्ट दे रखी है, अभी उतना ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, इसको खाली एक बार समझ के छोड़ देना है। देखो ना तो इतना लिखा जाएगा ना याद होगा, तो बिना मतलब के टेंशन आपको लेनी नहीं है। होगा क्या, जैसे देखो मिल्क है, एग है, व्हीट है, सोय है, पीनट है, ट्री नट है, सेलफिश है, शेल फिश और फिश है। इनसे कई बार अपने को केमिकल्स ऐसे होते हैं इनके अंदर जिसकी वजह से आईजीई है वो एक्टिव होती है और स्किन के ऊपर इफेक्ट आते हैं। ऐसे ही मल्टीपल फूड्स के अंदर भी होती है जिससे ओरल एलर्जी होती है। किसी मल्टीपल फूड में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट आता है। अब कई ऐसे भी हैं एरोसोलाइज्ड टाइप के फूड जिसमें वीजिंग है, अस्थमा है, हे फीवर है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये आप एक बार फूड के नाम पढ़ लो, जैसे एग, मिल्क, व्हीट, सोय, व्हीट, शेलफिश, कैलोरी, है ना, ये सारे घुमा फिरा के वही वाले फूड्स है। तो आईजीई इनके अंदर काम करती है और ये एलर्जी कॉज करने वाले फूड्स हैं, बस और कुछ नहीं है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि रिड्यूस करती है सिम्टम ऑफ एलर्जी रेस्पॉन्स, यानी जब हमें एलर्जी हो जाती है और मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो हमें क्या ड्रग दी जाती है, तो उन ड्रग्स के अंदर एक का नाम है ऑक्सीमेटाजोलाइन, एक है फिनाइल फ्रिन, एक है सूडो इफेड्रिन। तो ये कुछ अपने को ध्यान रखने वाली बात है कि ये ड्रग्स के नाम याद रखना आप, है ना। फिर उसके बाद में टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 किस तरीके से डील होगी और कैसे ये चलती है, बात कर लेते हैं अभी।
तो ये जो अपनी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है ये किस प्रकार से होती है, देखो इसके अंदर इन्वॉल्व है IgG एंड IgM, दोनों इन्वॉल्व है। यहां पर क्या रहता है, जो एंटीजन है वो होता है सेल सरफेस एंटीजन, सेल सरफेस एंटीजन। कैसे काम करता है ये वो भी मैं समझा देता हूं आपको। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई सेल है और इस सेल के ऊपर कोई एंटीजन है और इस एंटीजन को पकड़ रखा है किसी IgG और IgM ने, इन्होंने पकड़ रखा है। अब ये जो IgG और IgM है, यहां से 3 पॉसिबल रेस्पॉन्सेस आ सकते हैं। 3 पॉसिबल रेस्पॉन्सेस कौन कौन से आएंगे, देखो पहला रेस्पॉन्स ये आता है कि यहां पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। फिर दूसरा बात यह है कि यहां पर एक एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी ADCC रेस्पॉन्स आता है और इससे जो सेल है वो डेथ हो जाती है, सेल डेथ। ठीक। और तीसरा रेस्पॉन्स ये है, कोई FC रिसेप्टर है ऑन फेगोसाइट, तो यहां पे फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। जैसे IgE का FC रिसेप्टर था वैसे IgM का या IgG का भी FC रिसेप्टर है और इसके अंदर ऑप्सोनाइजेशन होगा, ऑप्सोनाइजेशन, और ऑप्सोनाइजेशन के बाद में फेगोसाइटिक सेल है वो उसको मार के खा जाएगी। तो ये तो हो गया अपने पास में एक ओवरऑल आइडिया। अब इसमें एक एग्जांपल समझो कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला एग्जांपल है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो इसी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी का जो है वो एग्जांपल रहता है। अब होता क्या है कि हमारे जो RBC है, इन RBC के ऊपर एक शुगर लगी होती है जिसे कहते हैं फ्यूकोज शुगर। ये है फ्यूकोज शुगर या इसको बोलते हैं H एंटीजन। अब इस H एंटीजन के ऊपर कोई X शुगर होती है, X। यदि ये X शुगर N-एसिटिल ग्लूकोज एमीन है तो ये ब्लड ग्रुप A होता है, ब्लड ग्रुप A। अगर ये X इक्वल्स टू ग्लैक्टोज है तो ये ब्लड ग्रुप B होगा, और यदि X इक्वल्स टू नथिंग, कुछ नहीं है, X इक्वल्स टू नथिंग, तो ये ब्लड ग्रुप O होगा। और यदि X इक्वल्स टू N-एसिटल ग्लूकोजामीन एंड ग्लैक्टोज, तो ये ब्लड ग्रुप AB होगा। पहले तो ये समझो। अब एक जो ब्लड ग्रुप A है, वो जो A वाला शुगर है N-एसिटल ग्लूकोजामीन, ये एंटीजन है, और यदि B वाले व्यक्ति में ये डाल दिया जाए तो B वाले व्यक्ति के पास एंटी-A एंटीबॉडी होती है। ऐसे ही B का ब्लड A में डाल दो, A का ब्लड B में डाल दो, तो इस प्रोसेस के अंदर यहां पे
डेथ हो जाएगी इंसान की। तो यहां पर होता क्या है, एक टर्म है जिसे कहते हैं आइसो हेमाग्लूटिनिन, आइसोहेमाग्लूटिनिन। आइसोहेमाग्लूटिनिन का मतलब है एंटीबॉडीज अगेंस्ट ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है उनको आइसोहेमाग्लूटिनिन बोलते हैं। तो यदि आपने ऐसा ट्रांसफ्यूजन करवाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। अब ये जो ब्लड ग्रुप वाला सिस्टम है वो अपन बाद में पढ़ पाएंगे। फिर देखो एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, मान लीजिए कि कोई मेल है, वो RH पॉजिटिव है और इसका क्रॉस होता है किसी फीमेल से जो कि RH नेगेटिव है। ठीक है, अब फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी होता क्या है, जैसे मान लो ये वॉम्ब है और ये है मदर की यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल, और इसके साथ में जुड़ी हुई है प्लेसेंटा। ये है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की जो आखिरी वॉल होती है जो यूटेराइन मसल के साथ में जुड़ी हुई है, इन सेल्स को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ये जो एक लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या है? ये एक लेयर है ऑफ प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा की लेयर है और ये लेयर का काम क्या है? टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ मदर एंड फीटस ब्लड। ये मदर और फीटस के ब्लड की मिक्सिंग नहीं होने देती। और ये जैसे लेट सपोज कि बच्चा है, इस तरीके से ये बेबी है। अब मेरे को नहीं बनाना आता डायग्राम, एक बार आप ऐसे ही समझो ये बेबी है। ठीक है, अब क्या हुआ? डिलीवरी हुई। डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है तो उस समय प्लेसेंटा है वो टूटती है, प्लेसेंटा खींची जाएगी, प्लेसेंटा ब्रेक्स, प्लेसेंटा ब्रेक्स। जब प्लेसेंटा ब्रेक होती है तो जो फीटस है उसके अम्बिलिक कॉर्ड का कुछ ब्लड मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आता है। ब्लड ऑफ फीटस फ्रॉम umbilic cord comes in contact with maternal blood। मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आता है। जब मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो मदर क्या करती है? मदर मेक्स एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज, मेमोरी सेल बना लेती है।
मेमोरी सेल्स। ठीक, बच्चा है RH पॉजिटिव और जो मदर है वो है RH नेगेटिव, तो बच्चे का जो अम्बिलिक कॉर्ड है वो टूटेगा, और टूटेगा तो फिर मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि जब प्लेसेंटा टूटेगी तो मदर की जो यूटेराइन वॉल है वो भी तो टूटेगी, तो ब्लड कांटेक्ट में आएगा। अब चूंकि मदर की बॉडी है और जो फीटस का ब्लड है वो एक्सटर्नल है, तो वो ब्लड का जो RH नेगेटिव है वो मदर के लिए एंटीजन का काम करेगा, तो मदर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी, जितने ब्लड सेल्स उसके कांटेक्ट में आए हैं उनको तो मार देगी सबको, और मेमोरी सेल और बन जाएगी। अब यदि सेकेंड डिलीवरी होती है, सेकेंड डिलीवरी, तो सेकेंड डिलीवरी में जब तक बच्चा प्लेसेंटा के साथ जुड़ा हुआ है तब तक सुरक्षित है। सेकेंड प्रेगनेंसी, जब तक बच्चा अंदर जुड़ा हुआ है तब तक तो सेफ है, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रहा है। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब थोड़ी सी देर के लिए ब्लड ऑफ मदर एंड बेबी गेट इन कांटेक्ट, थोड़ी सी देर के लिए ही होगा। डिलीवरी में कितना, अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा, और अगर सिजेरियन भी होती है तो भी मतलब टाइम तो 10-15 मिनट लगते हैं, पर फिर भी प्रोसेस तो वही है। प्लेसेंटा तो टूटेगी, और प्लेसेंटा टूटते ही बच्चे का ब्लड और ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, और जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो बेबी की डेथ हो जाती है। वो बहुत हाई है, बेबी की डेथ के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ये है अपने पास में रिगार्डिंग कुछ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है, आजकल ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो, आजकल क्या लोग बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं और एडवांस्ड मतलब अवेयर हो गए हैं, सीधी सी बात है, तो आजकल ब्लड ग्रुप का ध्यान रखते हैं। अब यदि पता है कि मेल RH पॉजिटिव एंड फीमेल RH नेगेटिव है, तो पहले से ही कंसल्ट किया जाता है डॉक्टर के साथ, और आजकल डॉक्टर भी ध्यान रखते हैं इस चीज का, और ऐसा कुछ हो तो पहले ही कपल को एडवाइस दे दी जाती है, और इंजेक्शंस आते हैं वो लग जाते हैं, एंड देन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मदर का जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो डाउन हो जाता है, और आराम से बेबी हो सकता है बिना किसी डेथ के। तो ये होता है अपना। देन उसके बाद में देखो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, वो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स पैदा कर सकती है, और उनमें से जो पेनिसिलिन है वो तो बहुत ज्यादा है रेस्पॉन्स के केस में। जब टाइप 1 की रिएक्शन होगी तो पेनिसिलिन है वो IgE को प्रमोट करेगी, टाइप 2 के अंदर IgM और G को, टाइप 3 के अंदर IgG को, और टाइप 4 के अंदर T सेल्स को। मतलब पेनिसिलिन है वो चारों टाइप के हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्सेज दे सकती है, चारों टाइप के। तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? अर्टिकेरिया, सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस, हीमोलाइटिक एनीमिया, सीरम सिकनेस, ये सारे के सारे। उसके बाद में देखो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड या टाइप 3 की बात करते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी है क्या एक्सप्लेन कर रही है अपने को? इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एंटीजन आया, ठीक है, ये एंटीजन है, ये बहुत सारे एंटीजन्स हैं। जैसे ही एंटीजन्स आते हैं तो IgG इनको पकड़ के बैठेगी, और जब इनको पकड़ के बैठेगी तो इस प्रकार से एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये है एंटीजन, एंटीबॉडी,
कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स से आगे क्या होगा, इससे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो जो एफसी रिसेप्टर्स हैं, एफसी रिसेप्टर्स, दे आर प्रेजेंट ऑन फेगोसाइट्स, और फेगोसाइट्स पे प्रेजेंट है तो क्लियरेंस होगा ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस का क्लियरेंस आराम से हो जाता है, फेगोसाइटोटिक सेल्स हैं वो खा जाएंगी इनको। जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं टाइप 3 के, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेज है, सिस्टेमिक लंपस एरिथ्रोमेटोसस, रूमेटॉइडिस आर्थराइटिस, ड्रग कुछ ऐसी हैं जैसे पेनिसिलिन है और सल्फोनेमाइड्स है, इन्फेक्शियस डिजीज भी है कुछ। ये सारी की सारी डिजीजेस के अंदर या सारी कंडीशन के अंदर अपने को टाइप 3 रिएक्शन है वो देखने को मिलती है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट एक कंडीशन बताता हूं मैं आपको, ऑर्थस रिएक्शन क्या होती है। ऑर्थस रिएक्शन, मान लीजिए कि ये हमारा हाथ है, एक बार ऐसे ही बना देता हूं, ये हमारा हाथ है और इस हाथ में ये लेट सपोज ब्लड वेसल है कोई, ये ब्लड वेसल है, ठीक। अब क्या किया, अब ना हमने एक इंजेक्शन लगाया स्किन के जस्ट नीचे, ब्लड वेसल में तो लगाया ही नहीं था, स्किन के जस्ट नीचे लगाया और इसके अंदर एंटीजेंस है और वो एंटीजेंस यहां पे रिलीज हो गए। इसे बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन है और ये इसके अंदर एंटीजन भरे पड़े हैं, एंटीजन, ठीक है। जैसे ही हमने यहां पर इंजेक्शन लगाया तो ये एंटीजेंस क्या करते हैं, ये एंटर करते हैं ब्लड वेसल्स को, ये ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर जाएंगे और ब्लड वेसल के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी है इनके अगेंस्ट, एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट, पहले से ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, यहां बहुत सारी प्रेजेंट है और हमने इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया, मतलब डर्मिस के ठीक नीचे। तो जैसे ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है यहां पर होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, और ये जो इन्फ्लेमेशन यहां हो रहा है इसी को बोलते हैं ऑर्थस रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसकी कहानी सुनो, जब इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं किसी एंटीजन का तो वो एंटीजन ब्लड वेसल में एंटर करता है और एंटर करने के बाद वहां ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, यहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन आर्थरिस रिएक्शन। बस इतना ही इसमें याद रखना अपने को। देन नेक्स्ट देखो टाइप 4। टाइप 4 या डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, इसे कहते हैं DTH, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। इसकी खास बात यह है कि ये सेल मीडिएट होती है या टी सेल मीडिएटेड होती है, टी सेल मीडिएटेड होती है। अब टी सेल मीडिएटेड जो ये हाइपर सेंसिटिविटी है, इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन है
एंटीजन, ये एंटीजन बी सेल द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर ये बी सेल और ये एंटीजन जाके टीएच सेल के पास चले जाते हैं, टी हेल्पर सेल के पास में। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन चलती है। यहां पर एक एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। टीबी हो जाती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये मतलब यहां पर एग्जाम्पल रहेगा। अब इसमें भी क्या किया जाता है, इसके अंदर भी अपने को दो तरीके के रेस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जैसे एक और एग्जाम्पल है, एक प्लांट होता है जिसका नाम है टॉक्सिकोडेंड्रोन प्लांट। ये प्लांट है और ये प्लांट रिलीज करता है कुछ पॉइजन। एक का नाम है पॉइजन ईवी, एक का नाम है पॉइजन सुमाक। ये प्लांट रिलीज करता है और यदि कोई स्किन टच होती है, यदि कोई स्किन कांटेक्ट होता है तो ये DTH चालू होती है। यहां पे ये प्लांट ऐसे हैं जिनको टच करते ही ये केमिकल छोड़ते हैं और केमिकल्स के आते ही हमें इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, यहाँ पर हाथ जो है वो सूज जाएगा, ऐसे टाइप से। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो जैसे कुछ बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ब्रूसेला और लिस्टेरिया, और फंजाई भी हैं कुछ, और ये प्लांट्स वगैरह या इंटरनल पैरासाइट्स भी हैं, वायरसेस भी हैं और कुछ कॉन्टैक्ट एंटीजन्स भी होते हैं। ये सारे के सारे कॉज करते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स। अब इसके अंदर दो तरीके के रेस्पॉन्स होते हैं। एक तो होता है सेंसिटाइजेशन फेज। सेंसिटाइजेशन फेज में क्या होता है, जैसे कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये बी सेल भी हो सकती है, डेंड्राइटिक सेल भी हो सकती है, ये बी सेल है या फिर डीसी है या फिर ये न्यूट्रोफिल भी हो सकती है, इवन मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज या लैंगरहैंस सेल्स भी होती है, लैंगरहैंस सेल। तो ये सेल क्या करती है, टीएच सेल की हेल्प लेती है और टीएच सेल जो है वो आगे जाकर के ऑटोक्राइन सिग्नलिंग करेगी। और क्या क्या करती है, देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफाजेस, लैंगरहैंस सेल्स होती है, और ये जो डीटीएच मीडिएटेड सेल है इसमें TH1 बनता है, TH17, TH2 और CD8+ सेल्स हैं, वो ओकेजनली यहाँ पे बनती है। दूसरा जो तरीका है वो है इफेक्टर फेज का। जब कोई सेल है वो इफेक्टर बन जाती है तब उस सेल के अंदर क्या क्या होता है, फेगोसाइटोसिस बढ़ जाती है, MHC क्लास 2 का एक्सप्रेशन ज्यादा होता है, TNF रिसेप्टर बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन रेडिकल्स बनने चालू होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, डिफेंसिन प्रोटीन बनता है, इंटरल्यूकिन 1, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 12, ये सब बनते हैं सेल्स के अंदर, और इसकी वजह से एंटीजन्स का क्लियरेंस किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये अपने पास इतना सा है। देन देखो एक स्किन टेस्ट है जो DTH के लिए किया जाता है, और ये स्किन टेस्ट है वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन से किया जाता है, बाय इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जो अभी मैंने हाथ में बताया था ना वही वाला। एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं एमटी टेस्ट। एमटी टेस्ट होता है फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या मीनिंग है इसका एमटी टेस्ट का? मान लो मेरे को टीबी है, ठीक है, इनिशियल स्टेज है और टीबी है। सपोज ए पर्सन ऑलरेडी हैज टीबी।
ऑलरेडी हैज टीबी, उसको ट्यूबरकुलोसिस है, बट कंफर्मेशन के लिए टेस्ट कराने जाते हैं। डॉक्टर के पास गया मैं, तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने मेरे हाथ में यहां पर इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन, ठीक है, और इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगाने के बाद यहां पे छोड़ दिए इनर्ट बैक्टीरिया, इनर्ट बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बट ये है वही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया। ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है। अब ये बैक्टीरिया एंटर करेंगे यहां पे। अब यहां से है दो ऑप्शंस, यहां से दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि मुझे वास्तव में टीबी है, तो डेफिनेटली मेरी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया गया, तो मेरे इम्यून सिस्टम ने कुछ एंटीबॉडी बनाई ही होगी उसके खिलाफ। हाँ, मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो उतना अच्छे से उसके अगेंस्ट नहीं कॉप अप कर पाया, इसलिए मैं बीमार हो गया, बट मेरी बॉडी के अंदर कुछ तो एंटीबॉडी बनी। अब जब मेरे अंदर इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो वो इंजेक्शन से इनर्ट बैक्टीरिया मेरे ब्लड में जाएंगे, और चूंकि मेरे को वास्तव में टीबी है, इसलिए मेरे पास एंटीबॉडी ऑलरेडी है। तो 2-3 डेज के बाद जहां मुझे इंजेक्शन लगाया है, वहां पर इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आ जाएगी। इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, वैसे तो एक ही बात है। एकदम फफोला होता है ना, जैसे छाला हो जाता है पानी वाला, वैसा छाला हो जाता है। यहां लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पे, और इसको 2-3 दिन तक पानी से भीगने से बचाना होता है। तो अगर वास्तव में मेरे पास में बैक्टीरिया ऑलरेडी बॉडी में है, तो उनके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज भी है, और जब एक ही जगह के ऊपर वो इनर्ट बैक्टीरिया डाले गए, तो वहां जाके एंटीबॉडीज ने रिएक्शन किया और स्वेलिंग दिख गई। दूसरा ऑप्शन है, मेरे पास में बैक्टीरिया, मुझे टीबी नहीं है, एक्चुअली ऐसे ही खांसी आ रही है, टीबी नहीं है। अगर टीबी नहीं है तो मेरे पास में टीबी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, और अगर एंटीबॉडी नहीं है तो मेरे हाथ में वो जो छाला सा है वो नहीं बनना चाहिए, नो स्वेलिंग। और जब स्वेलिंग ही नहीं है तो इसका मतलब टीबी तो नहीं है, अब कोई और इलाज कराया जाएगा। तो ये एक टेस्ट होता है, इसे एम्प्टी टेस्ट बोलते हैं, ये टीबी के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट एक चीज और समझते हैं अपन, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, यानी कॉन्टेक्ट में आना। जैसे मैंने आपको बताया था, टेक्सिकोडेंड्रोन नाम का एक प्लांट है। ये प्लांट एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है यूरुशियोल, यूरुशियोल। और ये जो यूरुशियोल नाम का केमिकल है, ये हमारी स्किन के अंदर जाता है, और स्किन के अंदर जाने के बाद हो सकता है इसे लैंगरहैंस की सेल्स पकड़ ले, हो सकता है इसको जो है वो इंट्रासेलुलर प्रोटीन, कोई फेगोसाइटोटिक सेल है वो पकड़ लिया, उसके अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद में एक सिग्नलिंग चलती है, डिफरेंट सेल्स एक्टिवेट होती है, फाइनली इसको केमिकल को खत्म कर दिया जाता है। कुछ भी नहीं है, ज्यादा चीजें आपको याद भी नहीं रखनी है। प्लांट का नाम याद रखो, कौन सा केमिकल रिलीज कर रहा है वो याद रखो, स्किन के अंदर जाने पर कौन सी सेल्स है वो ये एक्टिवेट होती है, एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट होगी, और फिर वो टी सेल को हेल्प के लिए बुलाएगी। टी सेल TH1 और TH17 में कन्वर्ट होगी, और क्योंकि ये टाइप 4 का एग्जाम्पल है ना, तो टी सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। तो ये है हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट तरीके के हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्सेस के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।